गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में कल हम लोगों ने पैलेंटोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात की थी। उसमें हमने ये समझने का प्रयास किया कि भूविज्ञान की एक ब्रांच पैलेंटोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, किस चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो उसमें हमने ये समझने का प्रयत्न किया कि पैलेंटोलॉजी अर्थात जीवाश्म विज्ञान जीवों के अवशेषों से संबंधित है। अर्थात ऐसे प्राणी अथवा वनस्पतियों के अवशेष जो पुरातन काल में इस पृथ्वी के धरातल पर पाए जाते थे, किंतु किन्हीं कारणवश जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में बदलाव होने से, चेंज होने से वे विलुप्त हो गए, वे आज हमें नहीं मिलते हैं। ऐसे जीवों अथवा वनस्पतियों के अवशेष को हम पैलेंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत हम उनका अध्ययन करते हैं। तो जीवाश्म विज्ञान में हमें जीवाश्मों के बारे में समझना होगा कि जीवाश्म किस प्रकार से भूविज्ञान में महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से हम जीवाश्मों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि कल हमने देखा कि हम जीवाश्मों को किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज और इंडिविजुअल, इस प्रकार से हम उनको क्लासिफाई करते हैं। हमने ह्यूमन बीइंग का एक एग्जाम्पल लेके और उसको समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग के किंगडम की यदि हम बात करें तो वो एनिमेलिया होता है, उसके फाइलम की बात करें तो वो कॉर्डेटा कहलाता है, उसकी क्लास की यदि हम बात करें तो वो मैमेलिया कहलाता है। उसी तरह से हम उसके फैमिली की बात करें तो वो होमिनिडा कहलाता है। यदि हम उसके ऑर्डर की बात करें तो वो होमो कहलाता है, जीनस की बात करें तो वो सेम्पियन कहलाता है। तो इस प्रकार होमो सेम्पियन प्रजाति मनुष्य की है। तो इसी प्रकार से हम जीवाश्मों का, सभी जीवाश्मों का हम वर्गीकरण करते हैं और ये बहुत सारे इसके फाइलम्स होते हैं। जैसे हमने कल देखा प्रोटोजोआस, पोलिफेरा, सिलेंट्रेटा, ब्रैकियोपोडा, मोलस्का, ट्राइलोबिटा, हेमिकोर्डेटा। उसी तरह से प्लांट फॉसिल की यदि हम बात करें तो प्लांट फॉसिल्स में आते हैं जैसे थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह से प्लांट फॉसिल्स भी हैं और एनिमल फॉसिल्स भी हैं। तो हम आज जिस पे हम बात करने वाले हैं वो पैलेंटोलॉजी के ही फॉसिल्स और इंडेक्स फॉसिल्स। इस इंडेक्स फॉसिल को हम गाइड फॉसिल्स भी कहते हैं। सूचक जीवाश्म, सूचक जीवाश्म जैसा कि नाम से इंगित हो रहा है, सूचक जीवाश्म यानी ऐसे जीवाश्म जो हमें सूचनाएं दें। सूचनाएं किस प्रकार की? सूचनाएं उस जीव से संबंधित ही सूचनाएं हमें देती हों। जैसे उस समय वो किस प्रकार की चट्टानों में ये जीवाश्म परिरक्षित होते हैं, प्रिजर्व होते हैं। तो उन चट्टानों के बारे में हमें सूचना देते हैं। उस समय की क्या क्लाइमेटिक कंडीशन थी उसकी सूचना भी हमें ये जीवाश्म देते हैं। इसके अलावा
ये जिन चट्टानों में मिलते हैं उन चट्टानों के साथ इनका क्या सहसंबंध है। इसके अलावा ये क्लासिफिकेशन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, जिन सब की हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि हमें इन फॉसिल्स को यदि डिफाइन करना हो, यदि हमें इन फॉसिल्स को परिभाषित करना हो, तो हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेषों को हम जीवाश्म कहेंगे जो पुरातन काल में कभी इस पृथ्वी पर पाए जाते थे। लेकिन हमको यह भी ध्यान देना होगा कि जीवाश्म में विलुप्त प्राणियों के अवशेषों का अर्थ ही केवल निहित नहीं है। ऐसी जातियां जो पुरातन काल से लेकर वर्तमान काल तक पाई जाती हैं, उनके अवशेषों को भी जीवाश्म कहते हैं। जैसे नोटिलस। नोटिलस एक ऐसा जीवाश्म है जो पहले भी था और आज भी ये हमें प्राप्त होता है, आज भी हमें ये मिलता है। तो ये कहना जरूरी नहीं कि ऐसे वनस्पति या प्राणियों के समूह जो पुरातन काल में ही सिर्फ मिलते थे जीवाश्म कहलाते हैं, जरूरी नहीं है। जीवाश्म पुरातन काल से लेके और अभी तक भी मिल सकते हैं। आदर्श जीवाश्म के लिए पृथ्वी पर प्राणियों और वनस्पतियों की उपस्थिति का सूचक होना ही पर्याप्त नहीं है। उन अवशेषों को ऐसा होना चाहिए जिसमें प्राणियों और वनस्पतियों के साइज, शेप और उनका ओरिएंटेशन, उनकी मॉर्फोलॉजी यानी उनका आकार, उनकी आकृति, उनका अलंकरण और उनकी आकार की आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त हो सके। उत्तम और आदर्श जीवाश्म के लिए आयु यानी एज, ये भी एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है। जीवाश्म की भूवैज्ञानिक आयु अत्यंत आवश्यक है। जब जीवाश्म की आयु बताई जाती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल वर्षों में उसकी आयु को आंका जाता हो। आयु का मतलब यहाँ लाखों वर्षों या हजारों वर्षों में उसकी आयु को आंकी जाती है। किंतु यदि हम बिल्कुल नई कम आयु की यदि हम बात करें तो, या हम यदि ये कहें कि आज कोई मनुष्य यदि खत्म हुआ है और उसके बॉडी को हमने बरीड कर दिया है, हमने उसको गाड़ दिया है और 10, 20 या 30 साल बाद हमें यदि उसका स्केलेटन मिलता है, उसका यदि हमें हार्ट पार्ट या हड्डियां हमें उसकी प्राप्त होती हैं, तो हम उसको जीवाश्म की श्रेणी में नहीं रखेंगे। लेकिन यूरोप के क्रो-मैग्नन ऐसी प्रजाति है मनुष्यों की, क्रो-मैग्नन, जो आज से लगभग करीब 20-22 हजार वर्ष पहले यूरोप की गुफाओं में हमें इस प्रकार के जो क्रो-मैग्नन मनुष्यों की जो प्रजातियां हैं वो हमको मिलती हैं, जिसको कि हम जीवाश्मों के साक्ष्य के रूप में इसको हम अपनाते हैं, हम मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्ष पूर्व मृत मनुष्य के गाड़े हुए अस्थिपंजर को जीवाश्म नहीं कहा जा सकता, परंतु जर्मनी या यूरोप की गुफाओं में पाए जाने वाले क्रो-मैग्नन मनुष्यों के अवशेषों को जीवाश्म कहा जा सकता है, क्योंकि जियोलॉजिकली ये अवशेष कुछ आयु के हैं जो लगभग 20 से 22 हजार वर्ष पुराने हैं। कुछ जीवाश्म वैज्ञानिकों के अनुसार केवल उन्हीं अवशेषों को जीवाश्म कहना चाहिए
जिनका प्रिजर्वेशन यानी परिरक्षण केवल प्राकृतिक कारकों और प्रक्रियाओं द्वारा हुआ, परंतु यह तर्क भी महत्वपूर्ण नहीं है। किसी अवशेष के परिरक्षण में केवल प्रकृति का हाथ है अथवा मनुष्य या अन्य किसी जीव का, यदि वह जीवाश्म संबंधी अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उसे भी जीवाश्म की श्रेणी में रखा जा सकता है, फॉसिल्स की श्रेणी में रखा जा सकता है। देखिए कि कैम्ब्रियन टाइम, हमने कुछ दिन पहले एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा था जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके और आज के समय तक, वर्तमान समय तक का जो टाइम पीरियड है, जो समय है, उसको हमने अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया था। एरा, एपॉक, फिर पीरियड। तो उसमें हमने जब पृथ्वी बनी थी या बन रही थी, अर्थात जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था, यानी आर्कियन या एज़ोइक टाइम पीरियड से लेके और रिसेंट टाइम पीरियड तक को हमने विभाजित किया था। तो उसी क्रम में कि यदि हम सबसे प्राचीन जीवाश्मों की बात करें, ओल्डेस्ट फॉसिल्स की बात करें, प्राचीन जीवाश्मों की, तो हमारे माइंड में स्ट्रोमेटोलाइट और साइनोफिशियन, ये दो इस प्रकार के जीवों के अंश हैं, वो हमारे माइंड में स्ट्राइक करते हैं। यदि हम सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स की बात करें, सबसे प्राचीन जीवाश्मों की बात करें, तो स्ट्रोमेटोलाइट और साइनोफिशियन जो जीवों के अवशेष हैं वो हमारे माइंड को स्ट्राइक करते हैं। तो कैम्ब्रियन टाइम पीरियड से पहले की रॉक्स में यदि हम उन रॉक्स का यदि अध्ययन करें, इन रॉक्स का कैम्ब्रियन टाइम पीरियड से पहले की रॉक्स का यदि अध्ययन करें, तो पृथ्वी पर जीवन के प्रमाण संबंधी जानकारी हमें उस कैम्ब्रियन टाइम पीरियड से पहले की चट्टानों के अध्ययन से हमको मिलता है। जबकि जीवन की उत्पत्ति अभी भी रहस्यमय बनी हुई है। अधिकांश वैज्ञानिक विचारधाराओं के अनुसार जीवन की शुरुआत कार्बनिक पदार्थों के वायुमंडल एवं धरातल पर संश्लेषण के कारण हुई है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एटमॉस्फेयर और अर्थ सरफेस पर सिंथेसिस के कारण जो है वो हुई है। जीवन के प्रमाण पृथ्वी पर रासायनिक अवशेष के रूप में, जैव पदार्थों के रूप में, जबकि जैव अवसादी प्रमाण स्ट्रोमेटोलाइट के रूप में हमको मिलते हैं। आर्कियन समूह के अवसादों से भी हमें जीवन संबंधी प्रमाण मिले हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा संदेह है। जबकि सूक्ष्मदर्शी साइनोफिशियन के जो अवशेष हैं, सूक्ष्मदर्शी साइनोफिशियन के जो अवशेष हैं, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जो डोम रीजन है वहां मिले हैं, जहां इनकी आयु 3556 मिलियन ईयर्स के आसपास है। जबकि दूसरी ओर भारत के उड़ीसा के जो भद्रशाही रीजन है, उसके आयरन और सुपर ग्रुप में हमें इस प्रकार के अवशेष मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ओल्डेस्ट फॉसिल्स की बात करते हैं तो स्ट्रोमेटोलाइट और साइनोफिशियन, ये फॉसिल्स हमारे माइंड को स्ट्राइक करते हैं। अब इसके साथ ही हमें थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे सूचक जीवाश्मों की। ये जो सूचक जीवाश्म है या इंडेक्स फॉसिल्स हैं, ये सूचक जीवाश्म हमें किस प्रकार की सूचनाएं देते हैं। ये जो सूचक जीवाश्म हैं, ये हमें किस तरह की सूचनाएं हमें देते हैं।
तो जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स यूनिट है, स्तरित सेल समूह, देखिए क्या होता है कि रॉक्स जो है वो हमें स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में मिलती है, स्तरों के रूप में मिलती है, एक स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। तो इस प्रकार रॉक्स हमें स्ट्रेटिफाइड फॉर्म्स में मिलती है। तो स्तरित सेल समूहों की कुछ इकाइयों में कभी कभी जीवाश्मों की कुछ विशेष जातियां, वंश या समूह हमें पाए जाते हैं, कुछ स्पीसीज, ऑर्डर या जीनस या फैमिली हमें मिलती है स्तरित सेल समूहों में। ये जीवाश्म सेलों के साथ कोरिलेशन बनाते हैं। ये जीवाश्म सेलों के सहसंबंध स्थापित करने में अत्यंत महत्व के होते हैं। जीवाश्मों की इन्हीं जातियों, वंशों या समूहों को हम सूचक जीवाश्म या गाइड फॉसिल के नाम से पहचानते हैं या हम जानते हैं। तो इन गाइड फॉसिल्स या सूचक जीवाश्मों की जो विशेषता है, जो कैरेक्टर्स है, उन कैरेक्टर्स में हम ये कहेंगे कि क्या क्या लक्षण है इन सूचक जीवाश्मों के, ये क्या करते हैं। इनका भूवैज्ञानिक वितरण जो है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है। इनका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम होता है, लेकिन इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाइड होता है, यानी भौगोलिक वितरण जो है वो विस्तृत होता है। भूवैज्ञानिक वितरण जो है वो लिमिटेड होता है, कम होता है, न्यून होता है, लेकिन भूगोलीय वितरण जो है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो विस्तृत होता है, वाइड होता है। साथ ही वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की इनमें एक अद्भुत क्षमता होती है, यानी कि एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन जो है वो इनका एक कैरेक्टर है कि वातावरण के अनुसार ये जीवाश्म अपने आप को ढाल लेते हैं। और एक और कैरेक्टर है इसका क्या कि ये आसानी से पहचाने जाते हैं, इजीली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, आसानी से पहचान के योग्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम सूचक जीवाश्मों के लक्षणों की यदि बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सूचक जीवाश्मों का भूवैज्ञानिक वितरण सीमित होता है, अर्थात उनका अस्तित्व अधिक काल तक नहीं रहता। उनका भौगोलिक वितरण विस्तृत होता है, यानी उनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो विस्तृत होता है, अर्थात अपने कम समय में ही वे पृथ्वी के दूर दूर के क्षेत्रों में वितरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इनमें वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता होती है, क्योंकि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न वातावरण होता है, अतः वे ही प्राणी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अभिगमन करते हैं, यानी कि फैल सकते हैं, जिनमें स्वयं को वातावरण के अनुसार ढालने की क्षमता होती है। इसी प्रकार से अगला जो इनका लक्षण है सूचक जीवाश्मों का वो ये है कि इनको सरलता से पहचानने योग्य तथा पर्याप्त संख्या में इनके नमूने हमको प्राप्त होने चाहिए, यानी इनका परिरक्षण जो है, प्रिजर्वेशन उचित प्रकार से होना चाहिए, सही तरीके से ये प्रिजर्व होने चाहिए। तो उपयुक्त इतनी सारी जो हमने बात की है उसके अनुसार यदि हम कहना चाहें, यदि हम परिभाषित करना चाहें सूक्ष्म जीवाश्म, सूचक जीवाश्मों को, तो हम कह सकते हैं कि सरलता से प्राप्त एवं सरलता से पहचानने योग्य सीमित भूवैज्ञानिक वितरण तथा विस्तृत भौगोलिक वितरण वाले ऐसे जीवाश्मों को सूचक जीवाश्म कहते हैं, जिनमें विभिन्न वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करने की क्षमता होती हो। ऐसे जीवाश्मों की संख्या कम होती है जो इन सारी चीजों को पूरा करते हो, जैसे भूवैज्ञानिक वितरण, उनके अस्तित्व काल,
उनका वातावरण, उनके ट्रांसपोर्टेशन का जो उनका रास्ता है वो, तो इन सब पर ये निर्भर करता है। और सूचक जीवाश्मों की यदि हम बात करें, उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ट्राइलोबाइट्स, ग्रेप्टोलाइट्स, अमोनाइट और बोरन, ये अच्छे सूचक जीवाश्मों की श्रेणी में ये आते हैं। तो इस प्रकार से आप सूचक जीवाश्म या इंडेक्स फॉसिल के लक्षणों को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। थैंक यू।